हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं भैया आप सब? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो चलिए आ जाइए। जैसा कि मैंने वादा किया था आप सबसे, आज के सेशन में मैं आप सबके साथ रहूंगा। दिवाली, इतने दिनों से लगातार मैं आप सबके साथ प्रतिदिन सुबह इसी समय आप सबसे मिलता हूँ, बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आज तो दिवाली है और इस अविरल परिवार में अगर मैं आप सबसे ना मिलूं और शुभकामनाएं ना दूं तो फिर कैसे चलेगा ना। तो ये मेरा भी दायित्व है इस परिवार के एक सदस्य होने के नाते, और आप सब ही इसकी जिम्मेदारी आप सब भी है, आप सबके पास भी है कि इस परिवार के सदस्य होने के नाते हम साथ मिलकर एटलीस्ट कुछ पल जरूर बिताएं। तो इसलिए हम लोग आपके साथ उपस्थित हो गए हैं। मैं आपके साथ, जैसा कि मैंने वादा किया था कि दिवाली पर भी इस बार मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ कुछ बातें जरूर करूंगा। तो चलिए, मैं उपस्थित हो गया हूँ भाई। देख रहे हैं एकदम बढ़िया पटाखे वटाखे, देखो बढ़िया एकदम मेरे पीछे फूट रहे हैं ना, एकदम जबरदस्त वाले। ठीक है ना। आई होप कि आप सब अभी इसी उमंग और उल्लास के साथ प्रसन्न होंगे। तो पहले, सबसे पहले आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए, जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के प्रति व्यस्त रहिए। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दिया जाए, बाकी लोगों को बता दिया जाए भाई कि सर आ चुके हैं और ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। हमने शुरू कर दी है, आगाज कर दिया है अपने आज के सेशन को। फटाफट जल्दी से आ जाइए ताकि हम आपको ले चलें अपने प्रश्नों तक। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई फटाफट जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई। आ जाओ भाई सब लोग। शुरुआत के 5 मिनट आप लोगों के। चलिए, जितने भी साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आप सबका हार्दिक आभार, अभिनंदन। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, आप सब। चलिए, पहले आप लोग अपना काम कर लीजिए, फिर शुरू करेंगे कंटेंट पर आना। अच्छा, ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विश यू द सेम, विश यू द सेम टू ऑल गाइज। आप सभी को भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, एक बार जरा सेशन को शेयर कर दीजिए। अब हम चलते हैं अपने आज के सेशन पर। चले भाई, आज के सेशन पे वापस चलते हैं। जो साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभी तक, आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थोड़ा सा और डार्क कर दिया जाए इसको ताकि आपको विजिबल हो जाए। पटाखों की लड़ियां थोड़ी देर बंद कर देते हैं। जी, पहले क्या होता था ना, बचपन में जब हम लोग थे तो दिवाली के दिन हमारे घर में मम्मी पापा कहते थे कि ऐसा दिवाली के दिन पढ़ना जरूर चाहिए सबको। तब दिवाली कुछ भी बाकी दिन अगर गैप हो जाए तो चलेगा, लेकिन दिवाली के दिन आपको गैप नहीं करना, दिवाली के दिन आपको पढ़ना जरूरी है। तो दिन भर नहीं तो शाम को एटलीस्ट कम से कम दिया जला के हम लोग और किताब लेके बैठ जाते थे। और आप लोगों को भी याद होगा ये बात, आप लोगों ने भी बहुत किया होगा ना। सबके परिवार में लगभग जो है ये बातें बताई जाती हैं कि दिवाली के दिन पढ़ना जरूर, दिया जलाओ और प्रॉपर वो घरौंदे बना के प्रॉपर उसमें उसके सामने दिया रख के हम लोग पढ़ते थे। तो मुझे लगा कि यार उस परंपरा को जीवंत रखा जाए। आज दिवाली है तो आज के दिन आपको जरूर पढ़ा दिया जाए। बाकी तो पूरे साल भर हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन आज जरूर पढ़ाएंगे हम आपको ना, उस परंपरा को जीवंत रखा जाए थोड़ा सा आप लोगों के साथ। और दूसरा ये कि भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि सविरल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत। तो अविरल परिवार, जो परिवार तभी बनेगा ना जब हम खुशियों में भी साथ होंगे। तो दिवाली पर भी आपके साथ मैं बना रहूं, इसीलिए मैंने सोचा चलो कुछ समय आपके साथ बिताता हूँ। जी, स्वागत है बेटा, आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो नए साथी जुड़ रहे हैं आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार को भी। चलिए, वापस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, क्योंकि मैंने कहा था ना मैंने आपसे कि भाई आज थोड़ा सा समय, अब जानते हैं फेस्टिवल है तो मुझे भी जाना है घर। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, और समय नहीं लूंगा ज़्यादा तो उसका मतलब हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा। और आपका भी समय नहीं लूंगा ज़्यादा, मैं थोड़ा सा समय लूंगा। तो थोड़ा सा हम कमेंट पे ध्यान कम देंगे अब भी, इसलिए स्टार्टिंग में मैंने इतना टाइम दे दिया है आपको कि आपके साथ बातचीत हो गई थोड़ी बहुत। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं उनको मैं लास्ट में फिर से एक बार विश कर दूंगा। फिलहाल तो अभी के लिए मैं पूरा ध्यान अपना आपके कमेंट से हटाकर इस पर ला दूं, और आप लोग भी थोड़ी देर के लिए बने रहिए मेरे साथ इस पे कंटेंट पे थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे। सॉरी। लिखा है, यदि शिक्षा अनिवार्य करनी हो या शिक्षा प्राप्त की इच्छा रखने वाले सब लड़के लड़कियों के लिए
उसे सुलभ बनाना हो, सब लड़के लड़कियों के लिए उसे सुलभ बनाना हो, तो क्या करना चाहिए? तो हमारे स्कूल और कॉलेज पूरे नहीं हो, करीब करीब स्वावलंबी हो जाने चाहिए। दान, राजकीय सहायता अथवा विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस के द्वारा भी उन्हें स्वावलंबी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ वैसा स्वावलंबन इष्ट नहीं है। विद्यार्थियों को खुद कुछ ऐसा काम करते रहना चाहिए जिससे आर्थिक प्राप्ति हो और इस तरह स्कूल तथा कॉलेज स्वावलंबी बने। औद्योगिक तालीम को अनिवार्य बनाकर ही ऐसा किया जा सकता है। विद्यार्थियों को साहित्यिक तालीम के साथ साथ औद्योगिक तालीम भी मिलती रहनी चाहिए। इस आवश्यकता के सिवा और आजकल इस बात का महत्व अधिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है। हमारे देश में तो औद्योगिक तालीम की आवश्यकता शिक्षा को स्वावलंबी बनाने के लिए भी है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हमारे विद्यार्थी श्रम का गौरव अनुभव करना सीखें और हाथ उद्योग के अज्ञान को समाज में अप्रतिष्ठा का चिन्ह समझने का रिवाज पड़े। ये आपका पैराग्राफ है, एक बार जल्दी से आप लोग भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सभी जरा एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। कहीं कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। स्वागत है बेटा, आ जाइए। विश यू द सेम गाइस, वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल माय चैंपियंस, ऑल फ्रेंड्स हु हैव ज्वाइन येट। चलिए मैं प्रश्नों पर आते हैं। लिखा है उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक है। उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक है अनिवार्य शिक्षा, विद्यार्थी और शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा या शिक्षा का महत्व। देखो ध्यान से, पैराग्राफ क्या कह रहा है, आपका पैराग्राफ ही तो कह रहा है ना कि स्वावलंबी शिक्षा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? स्वावलंबी शिक्षा होनी चाहिए ना। स्वावलंबी शिक्षा यानी कि जो सेल्फ डिपेंडेंट है। विद्यालय सेल्फ डिपेंडेंट हो तो उनको बहुत अधिभार नहीं होना, इस बच्चों पर बहुत भार नहीं देना पड़ेगा, वो स्वावलंबी होंगे तो ना। ये सारी बातें। अगला लिखा जिसके साथ औद्योगिक तालीम भी दी जानी चाहिए। किसके साथ औद्योगिक तालीम भी दी जानी चाहिए? किसके साथ दी जानी चाहिए? अनिवार्य शिक्षा के साथ। क्या लिखा है? अनिवार्य शिक्षा के साथ दी जानी चाहिए, या फिर कॉलेज शिक्षा के साथ दी जानी चाहिए, साहित्यिक तालीम के साथ, या फिर स्कूली शिक्षा के साथ अनिवार्य तालीम दी जानी चाहिए? बताइए किसके साथ औद्योगिक तालीम भी दी जानी चाहिए? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्यिक शिक्षा के बाद, साहित्य की शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा, बच्चे को ऐसी तालीम दिया जाए जिससे कि वो रोजगार परक शिक्षा जिसे कहते हैं, यानी वो रोजगार पा सके उसमें। औद्योगिक तालीम को अनिवार्य बनाकर क्या हो सकता है? औद्योगिक तालीम को अनिवार्य बनाकर क्या हो सकता है? आर्थिक प्राप्ति हो सकती है, स्कूल कॉलेज का विस्तार हो सकता है, निःशुल्क शिक्षा का विकास हो सकता है, या फिर शिक्षा का प्रसार हो सकता है? बताइए। कह रहा है कि औद्योगिक तालीम को अगर हम अनिवार्य बना दें, यानी बच्चों को औद्योगिक शिक्षा दिया जाए, रोजगार परक शिक्षा दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि बच्चे अर्थ प्राप्ति यानी कि धन प्राप्ति, पैसा अर्जित करने के लिए, आर्थिक प्राप्ति के लिए सॉरी, जो साधन है वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए क्या अनुभव करना सीखना आवश्यक है? कह रहा है विद्यार्थियों के लिए क्या अनुभव करना या सीखना आवश्यक है? श्रम का गौरव, स्कूली शिक्षा की अनिवार्यता, साहित्यिक तालीम, सामाजिक प्रतिष्ठा। क्या लिखा है? विद्यार्थियों के लिए क्या अनुभव करना या सीखना आवश्यक है? श्रम का गौरव, स्कूली शिक्षा की अनिवार्यता, साहित्यिक तालीम या सामाजिक प्रतिष्ठा। क्या लगता है आपको? क्या हो जाएगा? आपने कहा सर यहाँ पे श्रम का गौरव, बहुत बढ़िया। तो श्रम का गौरव, अनुभव करना सीखना क्या है? श्रम का गौरव, बहुत बढ़िया। स्वागत है बेटा, आ जाओ सब लोग। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दें भाई, जो नए साथी आए हैं आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी मैं देख रहा हूं, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जल्दी आज का सेशन खत्म करें, इसलिए कमेंट कमेंट पे थोड़ा सा मैं ध्यान कम दूंगा। उसके लिए मुझे आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं आप सबसे। आज आपके रिप्लाईज ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मैं भी चाहता हूं कि जल्दी खत्म हो जाए आज ना, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कम समय लिया जाए आपका। सबके लिए शिक्षा सुलभ करने हेतु स्कूल और कॉलेज को बनाना होगा। क्या होगा? सबके लिए शिक्षा सुलभ हेतु स्कूल और कॉलेज को बनाना होगा प्रतिष्ठित, अनिवार्य, निःशुल्क और स्वावलंबी। क्या है? स्कूल कॉलेज को क्या बनाने की बात कही है? पैराग्राफ में कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को स्वावलंबी बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? स्वावलंबी बनाया जाए। स्कूलों और कॉलेजों को स्वावलंबी बनाया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, सबके साहित्यिक में मूल शब्द का प्रत्यय है।
कह रहा है कि मूल शब्द और प्रत्यय, साहित्यिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है, जरा बताइए। ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। मूल शब्द क्या है, साहित्य। देखो यहाँ पे साहित्य नहीं है, साहित्य होता है, साहित्य नहीं होता, साहित्य होता है। और साहित्य में एक प्रत्यय लगा हुआ, यहाँ एक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समूह से भिन्न शब्द है। अनिवार्य, सुलभ, अनुभव, औद्योगिक। अनिवार्य, सुलभ, अनुभव और औद्योगिक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित समूह में समूह से भिन्न कौन सा है, अनिवार्य है, सुलभ है, अनुभव है या औद्योगिक है। तो समूह से भिन्न, औद्योगिक में एक प्रत्यय लगा हुआ, अनिवार्य में अनिवार्य, सुलभ है और अनुभव है। जल्दी से बताएं, ध्यान से देखें। सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें अनिवार्य की, जो अनिवार्य है ना, अनिवार्य, सुलभ है, औद्योगिक है और अनुभव है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, अनिवार्य, सुलभ और औद्योगिक ये सब विशेषण शब्द है ना। क्या है, अनिवार्य है, सुलभ है और औद्योगिक है, ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। अनुभव विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। ये तीनों क्या है, ये विशेषण शब्द है और ये शब्द क्या है, विशेष्य है। यानी इसकी विशेषता बताई जा सकती है। ये क्या है, अगला, स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है। स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से बताएं। क्या है, स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है। वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि। वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि और दीर्घ संधि, बताएं। तो स्वावलंबन, स्वावलंबन शब्द में कौन सी संधि है, स्वाधन अवलंबन, दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा, स्व प्लस अवलंबन, स्व प्लस अवलंबन। अगला है, अप्रतिष्ठा का विलोम शब्द है। अपकीर्ति है, प्रतिष्ठा है, अज्ञान है या फिर स्वावलंबी है। अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा नहीं, अप्रतिष्ठा। तो अप्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, विलोम पूछा है ना। अप्रतिष्ठा का विलोम पूछा है तो प्रतिष्ठा हो जाएगा, अ लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग। आइए एक कविता पढ़ते हैं। कविता थोड़ी सी लंबी है आज की, बट अच्छी कविता है, समझने वाली कविता है, ध्यान समझिएगा। आज दिवाली भी है और दिवाली पे एक बढ़िया लंबी कविता पढ़ के आपको सुनाता हूं मैं। बढ़िया लिखा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। पहले भी हम लोग कविता पढ़ चुके हैं। लिखा है, कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। पाहन मतलब पत्थर। तो कह रहा ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मत मारो, मतलब माथा मत पटको, ठोकर मारो। ठोकर मार के अपने राहों के पत्थरों को बाहर हटा दो, निकाल दो, बाहर कर दो। तेरी राह रोकते पाहन, जो रास्ते के पत्थर हैं आपके आपके रास्ते को रोक रहे हैं जो पत्थर, उनको ठोकर मारो, उस पर माथा मत पटको, उनको ठोकर मार के पैरों की ठोकरों से उनको दूर कर दो। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना। ले देकर, कैसे जैसे तैसे जी रहे हैं बेचारे जीवन में। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुमको या बहा युगों तक खून पसीना। कह रहा मानवता ने सींचा तुमको, बहा युगों तक खून पसीना, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर, रोते रहोगे दिन भर जिंदगी भर, नहीं ऐसा नहीं। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कायर मत बन। और युद्धम देहि कहे जब पामर, युद्धम देहि कहे जब पावर, युद्ध दो मुझे, युद्ध करूंगा मैं। तो देन दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल। जब कोई आपको युद्ध के लिए ललकारे, युद्धम देहि कहे जब पामर, जब कोई युद्ध युद्ध के लिए आपको ललकारता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको युद्ध के लिए ललकारता, कह रहा देन दुहाई पीठ फेर कर। तब पीठ फेर कर दुहाई मत दो, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तो प्रेम के बल पर जीत लो, या तेरा पथ चूमे तस्कर। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पथ चूमे तस्कर। और प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। कोई अगर आप पर हिंसा करे और आप क्या करें, आप उसे सह जाए, तो वो दुर्बलता कहलाती है। तो प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, तेरी रक्षा का अनमोल है। तेरी रक्षा का अनमोल है, पर तेरा मानव अमोल है। यह मिटता है यह बनता है, यही सत्य की यही तोल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। मनुष्य को तुम सर्वस्व अर्पण कर दो, जीवन के लिए किसी के समर्पण, किसी के लिए समर्पित हो जाओ, लेकिन कर्ण दुष्ट को आत्मसमर्पण। दुष्ट व्यक्ति मिल जाए, पामर मिल जाए, उसको आत्मसमर्पण करो, उसको सबक सिखाओ, जरूरी है, उसको सबक सिखाना जरूरी है। तो कर्ण दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। आई थिंक पहले आपने पढ़ा है इसे, तो बहुत कुछ खास ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया यहाँ पे। फिर भी अगर कुछ ऐसा है आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कवि किसे ठोकर मारने की बात कहता है। कवि
किसे ठोकर मारने की बात कहता है? थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल। एक बार फिर से आप सबको, जो नए साथी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, चलिए थोड़ा सा आज मैं कमेंट पर ध्यान कम दे रहा हूं इसलिए। तो कवि किसे ठोकर मारने की बात कहता है भाई? पाहन को, कंटक को, आंसू को, या प्रतिहिंसा? किसे? पत्थरों को, पाहन को। प्रतीक कवि क्या है? कवि किसे ठोकर मारने की बात कर रहा है? कवि पत्थरों को ठोकर मारने की बात कर रहा है। और कवि किस प्रकार के जीवन को जीवन नहीं मानता है? कवि किस प्रकार के जीवन को जीवन नहीं मानता है? कवि खून पसीना बहाने वाला जीवन, हिंसा न करने वाला जीवन, रक्षा न करने वाला जीवन, या ले देकर जीना? क्या कह रहा है? ले देकर जीना क्या जीना? ले देकर जीना क्या जीना, यही तो कह रहा है। अगला बताओ ध्यान से। कवि ने अधिक अपवित्र किसे कहा है? पाहन, कायरता, क्रंदन, पामर, बताओ। कवि ने अधिक अपवित्र किसे कहा है? कवि ने अधिक अपवित्र किसे कहा है? जल्दी से बताएं। गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बढ़िया आंसर आएंगे। हाँ मुझे पता है कि थोड़ा सा आज भटकाव है, मन नहीं लग रहा है तुम लोगों का, हमें लग रहा है आपके उत्तर बता रहे हैं। कायरता को अपवित्र कहा है ना, बहुत बढ़िया। तो कायरता को इन्होंने अपवित्र कहा है। अगला बताओ, नेक्स्ट है यहाँ पे, कुछ न करेगा किया करेगा, क्या लिखा है? कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, पंक्ति में कौन सा भाव प्रमुख है? तो निष्क्रियता पर व्यंग करने का, कर्म पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा का, बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ने का, निराशा त्याग कर प्रसन्न रहने का, क्या उत्तर हो जाएगा बताओ? कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, पंक्ति में कौन सा भाव प्रमुख है? निष्क्रियता का व्यंग करने पर, क्या है? निष्क्रियता पर कह रहा, कुछ न करेगा किया करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। आप शांति से रोते रहोगे, या रोना है तुम्हें, है यही करोगे? वीर बनो, ताकतवर बनो, ये एक व्यंग है। तो निष्क्रियता पर व्यंग करने का कह रहा है, निष्क्रियता पर व्यंग कर रहा है। वो कह रहा है कि कवि किस पर सब कुछ समर्पित करने के लिए कह रहा है? कवि किस पर सब कुछ समर्पित करने के लिए कह रहा है? दुष्ट पर, कायर पर, दुर्बल पर और मानव पर, जल्दी बताओ। दुष्ट पर, मुझे सब दिखाई दे रहा है, बस मैं आज बोल नहीं रहा हूं कुछ ना। चलिए पढ़ लो। कवि किस पर सब कुछ समर्पित करने के लिए कह रहा है? दुष्ट पर, कायर पर, दुर्बल पर और मानव पर। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कवि मानव पर निर्धावर करने के लिए कह रहा है मानव पर सब कुछ समर्पित कर दो चलेगा, लेकिन दुष्ट को समर्पित कर दो या दुष्ट को माफ कर दो ना, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, ये ना चल बे। दुर्बलता के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। दुर्बलता के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा भाववाचक संज्ञा, दूर उपसर्ग, लता प्रत्यय और ता प्रत्यय, बताओ। सॉरी, जल्दी से कर लो, बस हो गया यही आज आज पैराग्राफ ही पैराग्राफ करवाएंगे, पेडागोजी नहीं करवाएंगे। खुश? मैं समझ रहा हूँ आज मन लग नहीं रहा तुम लोग, मैंने सोचा चलो तुम लोगों को थोड़ी सी बात हो जाए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा है दुर्बलता में ता प्रत्यय है, दुर्बल में ता प्रत्यय लगा दिया है, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न आपके हुए कंप्लीट। पेडागोजी कर लिया जाए कुछ थोड़ी बहुत। चलो भाई कर लिया जाए, एक आध दो क्वेश्चन कर लिया जाए। लिखा है संदर्भ के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग किस विधि की विशेषता है? संदर्भ के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग किस विधि की विशेषता है? संदर्भ के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग किस विधि की विशेषता है? श्रवण भाषण विधि, क्या है? श्रवण भाषण विधि, संप्रेषणात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर अनुवाद विधि? क्या लिखा है यहाँ पे ध्यान से? श्रवण भाषण विधि, संप्रेषणात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर अनुवाद विधि? क्या लगता है? संप्रेषणात्मक विधि, बिल्कुल सही है। तो संदर्भ के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग किस विधि का प्रयोग विशेषता है? इसे कहते हैं संप्रेषणात्मक विधि। क्या हो जाएगा? संप्रेषणात्मक विधि कहते हैं इसे। अगला है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार या वर्तनी संबंधी गृह कार्य। भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है कह रहा है? क्या अनिवार्य है भाई? भाषा, अगर आप एक शिक्षक बन जाओगे कल
और शिक्षक बनकर आप जब जाओगे तो आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, आप भाषा शिक्षण कर रहे हो मान लो, तो सबसे जरूरी चीज आपके लिए क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है समग्रतावादी दृष्टिकोण। अपने बच्चों के प्रति समग्रतावादी दृष्टिकोण आपको रखना है, सभी को समान रूप से अब जो पढ़ाने पढ़ने जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें आपको सम्मिलित करना है, सबको समान रूप से प्रतिभागी बनाना है। भाषिक सामग्री है, लिखा है भाषिक सामग्री है। मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली, मूल विषय वस्तु एवं प्रत्ययों क्या है, भाषिक सामग्री क्या है, भाषिक सामग्री क्या है, क्या है, भाषिक सामग्री वाली सामग्री क्या है, शब्दावली कहते हैं जिसे हम शब्दावली कहते हैं, वही है हमारा भाषिक सामग्री। ठीक है, अगला प्रश्न बताओ। एक कक्षा रणनीति के रूप में बहुभाषीवाद बहुभाषावाद सुनिश्चित करता, देखो इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको ना, कल की क्लास में भी मैंने बताया था। बहुभाषावाद हमेशा बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायी होता है ना, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए, उसके मेमोरी विकास के लिए, उसके बाकी विकास के लिए। तो कह रहा है कि क्या करता है, उच्च ग्रेड की प्राप्ति। बहुभाषावाद पहला ऑप्शन कह रहा है कि उच्च ग्रेड की प्राप्ति के लिए सहायक है, नहीं, इससे मतलब ही नहीं। सभी छात्रों को उनकी भाषाई पृष्ठभूमि के बावजूद शामिल करना, जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। संचार के लिए अंग्रेजी का उपयोग, जी नहीं। लक्षित भाषा को सीखना, बिल्कुल। तो ऑप्शन बहुभाषावाद क्या है हमारा, सभी छात्रों को उनकी भाषाई पृष्ठभूमि के बावजूद शामिल करना, ये बहुभाषावाद सुनिश्चित करता है। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में भाषाई क्रियाकलाप को निम्नलिखित में से किस तत्वों के साथ गहनता से जोड़ने पर वाइगोत्स्की ने बल दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया है, विद्यालय एवं कक्षा कक्ष में भाषाई क्रियाकलाप को निम्नलिखित में से किस तत्व के साथ गहनता से जोड़ने पर वाइगोत्स्की ने बल दिया है, धर्म तत्व पर, सांस्कृतिक तत्व पर, संस्कृत तत्व पर, या मातृभाषा पर। फाइनली क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, सांस्कृतिक सांस्कृतिक तत्व पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सांस्कृतिक तत्व पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हो, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हो, शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का भरपूर उपयोग, बालकों को आपस में बातचीत करने में भरपूर अवसर देना, पुस्तकालय में बाल साहित्य की उपलब्धता, बालकों का होने वाला संज्ञानात्मक विकास। बताएं। क्या हो जाएगा, देखो क्योंकि पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए दृश्य सामग्री, जी नहीं। यहाँ पे बालकों को आपस में, जी बिल्कुल, बालकों को आपस में भरपूर बातचीत करने के अवसर प्रदान करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हावर्ड गार्डनर के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, याद है, कल ही हमने पढ़ाया था ना हावर्ड गार्डनर के बारे में, इनके बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। तो हावर्ड गार्डनर के अनुसार साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों में किस प्रकार की बुद्धि की अधिकता होती है, लेखन, पठन, भाषाई और संज्ञात्मक, सॉरी संज्ञानात्मक। कल ही आपको मैंने बताया था इसके बारे में। तो जो साहित्य में रुचि रखते हैं उनमें भाषाई बुद्धि की अधिकता होती है, भाषाई बुद्धि की अधिकता होती है। ध्यान से देखो जरा, इसकी होती है, भाषाई बुद्धि की अधिकता होती है। इन्होंने कल ही बताया था मैंने कि 6 प्रकार की बुद्धि क्षमताओं के बारे में बताया इन्होंने सामान्य मनुष्य की। अगला, एक भाषा शिक्षिका भाषा विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया को महत्व देती है, संभवतः वह प्रेरित है स्किनर से, पावलोव से, चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से। भाषा विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी प्रश्न इसकी इस बारे में भी कल चर्चा किया था हम लोगों ने, याद होगा आपको। तो सामाजिक अंतःक्रिया ना, सामाजिक अंतर, क्योंकि लेव वाइगोस्की जो है, अगर बात करें हम अंतःक्रिया की, तो ये लेव वाइगोस्की। अगर वो कहता परिवेश से सीखना, नॉम चॉम्स्की। जन्म से एक क्षमता होती है उसमें, ये भी नॉम चॉम्स्की। ठीक,
मानक भाषा के रूप में प्रचलित होती है? अभिजात्य वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा, प्राचीन भाषा, सभी के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, या फिर उपरोक्त सभी? क्या होता है? अभिजात्य वर्ग द्वारा, कह रहा है मानक भाषा के रूप में प्रचलित होती है। मानक भाषा के रूप में कौन सी प्रचलित होती है? जो अभिजात्य वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, वही भाषा मानक भाषा के रूप में प्रचलित होती है हमेशा से। मानक भाषा जानते हो क्या होती है? आज जैसे हमारी कौन सी भाषा है सबसे मानक भाषा क्या है? हिंदी, खड़ी बोली, क्योंकि हम सभी लोग इससे बोलते हैं। बाहर कहीं आप निकलते हो, जब भी कभी अपने घर से बाहर निकलते हो, किसी दूसरे से बात करते हो, तो वो आप तुरंत मानक भाषा पे आ जाते हो। अपनी खड़ी बोली या फिर अपनी मतलब अपनी जो बेसिक बोली है, अपने जो एरिया क्षेत्र की बोली है, वो आप छोड़ के मानक भाषा पे आ जाते हो, खड़ी बोली पे आ जाते हो। तो मानक भाषा अभिजात वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा कहलाती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? बताएं। प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा के विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, या फिर प्रसिद्ध लेखक? क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, या प्रसिद्ध लेखक? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध रचनाएं होंगी। क्या? क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? यहाँ रचनाओं को महत्वपूर्ण मान के तो हम प्राथमिक बच्चों के लिए नहीं बनाएंगे ना, तो हम क्या बनाएंगे? भाषा की विभिन्न रंगतों को ध्यान में रखेंगे, जिसमें कविता भी हो, जिसमें कहानियां भी हो, अलग अलग विधाएं छोटी छोटी होती है, जिसमें चित्रात्मक कविताएं कहानियां भी हो, चित्र बने हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगला है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि सहायक हैं पढ़ने में लगे श्रम को कम करने में, शिक्षक के बोझ को कम करने में, अभिव्यक्ति में दक्षता लाने के साथ समझने के कौशल का विकास करने में, या लेखन साहित्य में दक्षता लाने के लिए? बताएं क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न आपके लिए है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद आदि सहायक है। इसमें सहायक है। पढ़ने में लगे श्रम को कम करने में? नहीं। शिक्षक के बोझ को कम करने में? जी नहीं। अभिव्यक्ति में दक्षता लाने के साथ समझने के कौशल का विकास करने में? हाँ जी, इसमें होगा। लेखन साहित्य में दक्षता लाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न है, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है? अर्थ की गहनता को समझने में सर्वाधिक रूप से कौन सी पद्धति सहायक है? अर्थ की गहनता को समझना, अब वो कौन सा कौशल है इसमें समझने की बात की जाती है? पढ़कर समझना होता है ना, तो पढ़कर ही तो समझते हैं हम लोग, जाहिर सी बात है। तो पढ़कर समझना, तो पढ़ने में कौन सा पठन चाहिए? स्वसर पठन चाहिए या मौन पठन चाहिए? तो जब हमको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है, अर्थ को सब गहनता समझना होता है, तो हम बहुत मौन पठन करते हैं, चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ते ना, फिर हम मौन पठन करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मौन पठन। अगला प्रश्न है, स्कूल आने से पहले बच्चे भाषा की जटिल व समृद्ध संरचनाओं के नियम से परिचित होते हैं, इसके बाद भी बड़ों और बच्चों में अंतर होता है। Why this school are very, क्योंकि अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने में, वो अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने में अंतर नहीं होता। छोटे बच्चे भी अपनी इच्छाएं अभिव्यक्त कर लेते हैं, अपनी पसंद अभिव्यक्त करने में नहीं, पसंद नापसंद भी अभिव्यक्त करने में करते हैं। शब्द भंडार व अनुभव संसार में इसमें अंतर होता है। बड़े और छोटे बच्चों में शब्द भंडार व अनुभव संसार में अंतर होता है। और देखो, चॉम्स्की के अनुसार निम्न में से कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज है, भाषा अर्जन क्षमता है, भाषा आकलन क्षमता है, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी है? नॉम चॉम्स्की के अनुसार निम्न में से किस कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? किस कारण सीखते हैं? एक जन्मजात क्षमता होती है ना, ये क्या कहते हैं, उनमें जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन की क्षमता होती है, इसलिए वो भाषा अर्जन करते हैं, बच्चे भाषा अर्जन करते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार? बताएं क्या उत्तर हो जाएगा? भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तो बेसिकली थोड़ा सा समय कम लिया, 30 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आप सबको सेशन को लाइक करना है एंड शेयर करना है। बेसिकली उद्देश्य हमारा आज आपके साथ कुछ बातचीत करने का था, ऐसे ही कि त्योहारों पर थोड़ा सा फेस्टिवल है तो आपसे मुलाकात हो जाएगी, इसी बहाने बातचीत हो जाएगी, ये मेरा उद्देश्य था। थोड़ा सा कम समय लेना चाहता था मैं, इसलिए मैंने जल्दी कोशिश करी आज के जो सेशन को मैं सिर्फ प्रश्न
पढ़ता गया और उसका उत्तर आपको थोड़ा बहुत बता के समझा दिया। आई होप कि आपको इतना भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना समझ में आया हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने पहले पढ़ी थी, पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं उनका रिवीजन था एक तरह से ये, इसलिए आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बट कुछ चीज़ें अगर कोई संशय होगा भी तो हम कल या परसों चर्चा कर लेंगे क्लास में। आज के लिए फिर से यहीं तक हम अपनी वाणी को विराम देंगे। एक बार फिर से आप सब साथी जो मेरे साथ उपस्थित हो गए हैं, आपकी बहुत सारी शुभकामनाएँ मेरे कमेंट्स में फ्लोट कर रही हैं, और भी कुछ और कमेंट्स हैं जो मैं अभी पढ़ूँगा नहीं, कि उन पर पढ़ने पर थोड़ी-सी बातें बढ़ेंगी और फिर समय लगेगा, तो मैं समय बिल्कुल नहीं देना चाहता। आपका भी नहीं लेना चाहता और मेरे पास भी कम है, कि मुझे भी निकलना है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपनी वाणी को विराम दिया जाए। इस पर चर्चा एक बार फिर से आप सबको, आपके अपने आप को और अपने अपनों को, अपने परिवार को, सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सब बढ़िया से मस्ती कीजिए, खुश रहिए। कल सुबह 9 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि टेक्स्ट बुक ने चूँकि इस समय बहुत सारे ऑफ़र्स भी दे रखे हैं, चूँकि दिवाली है, फेस्टिवल है, उस पर ऑफ़र्स भी दे रखे हैं। इन ऑफ़र्स का लाभ उठाना आपकी भी ज़िम्मेदारी है। तो अगर आप किसी भी बैच में, किसी भी सीटेट में हो या फिर चूँकि सीटेट का जीक्यूपी है आपके पास, गारंटीड क्वालिफाइड प्रोग्राम वाला जो सेशन है, वो भी है आपके पास। और इसके अलावा बाकी और भी वैकेंसीज़ हैं, चाहे वो यूपी की कोई वैकेंसी हो या फिर अन्य कोई और बैच हो, जेटेट हो झारखंड के लिए या बिहार के लिए बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम देना है आपको, या फिर हरियाणा के एग्ज़ाम देना है, या फिर आरपीएससी रीट का एग्ज़ाम देना है, तो आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस समय सबकी फीस मिनिमम कर दी गई है, तो आप सब जाके एनरोल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना होता है भई, मेरे टेलीग्राम इसमें, टेलीग्राम पर आपको भी मिल जाएगा, और यहाँ भी आपको मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ ज़रा। नीचे टेक्स्ट चल रहा है, इसमें देखिए लिखा हुआ है ना, AVIRAL, पहले ही लिखा हुआ है AVIRALV, अविरल भी, ये मेरा कोड है। कोड को आप यूटिलाइज कीजिएगा अगर एप्लीकेशन पे जा रहे हो। बट इसी सेशन के नीचे लिंक जो दिया गया है, उस लिंक में या कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, वहां भी आप जाके लिंक कर क्लिक करके आप सीधे परचेज कर सकते हैं, पोस्ट को आप ले सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।